आज के क्लास को अच्छे तरह से समझने के लिए आप पिछले क्लास के वीडियो को अच्छे तरह से पुनः देखकर समझ लेना। सारांश में आपको बता दूं कि पिछले क्लास में हम लोग साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का मतलब समझे थे। पुनर्गठन का मतलब बताया था फिर से गठन, जिसमें साझेदारी फर्म जैसा है वैसा ही रहता है, केवल साझेदारों के अधिकार और कर्तव्यों में परिवर्तन हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी साझेदारी फर्म का निर्माण साझेदारों के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर होता है। साझेदार मिलकर आपस में समझौता करते हैं और उसी के आधार पर अपना व्यवसाय का सफल संचालन करते हैं। लेकिन समय बीतने के बाद परिस्थितियां बदलती है, और जब परिस्थितियां बदलती है तो साझेदारी समझौते में भी बदलाव की आवश्यकता होती है। और जब साझेदारी समझौते में बदलाव की स्थिति आती है तो वह बदलाव ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है, जिसमें फर्म जैसा है वैसे ही चलता रहता है। फर्म के आंतरिक और बाहरी संरचना में और उसके कार्यशैली में किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं आती है, केवल साझेदारी समझौतों में बदलाव होता है और जिससे साझेदारों के अधिकार या कर्तव्यों में परिवर्तन होता है, जिसे ही हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में विस्तार से आपको साझेदारी का पुनर्गठन बता दिया गया था और इस अभी भी मैंने रिवीजन कर दिया। तो साझेदारी का जो पुनर्गठन होता है वह किसके वजह से होता है, तो साझेदारी के समझौते में परिवर्तन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साझेदारी समझौते मौखिक भी होते हैं और लिखित। अगर साझेदारी समझौता लिखित है और उसमें किसी भी तरह की परिवर्तन करनी है तो हम सभी जानते हैं कि उसे न काट कर, न रबर से मिटाकर, न ओवरराइट करके हम उस तरह से उस पर बदलाव नहीं ला सकते हैं। अतः हमें साझेदारी समझौते में जब भी बदलाव लाना होगा तो उसके जगह में एक नया समझौता लिखना पड़ेगा। इसका मतलब पुराने समझौते जो कागज़ में लिखित तौर पर वो खत्म हो जाएगा और उसके जगह में नई चीज़ें आ जाती हैं। तो जिसे ही हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं, यानी समझौते में परिवर्तन आता है, फर्म जैसा है वैसा ही चलते रहता है। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो साझेदारी का जब पुनर्गठन होता है तो इसका प्रभाव यह होता है कि साझेदारों के अधिकार और कर्तव्यों में परिवर्तन हो जाती है। और जब यह अधिकार और कर्तव्यों में परिवर्तन के कारण अगर मौद्रिक हेरफेर होता है तो उसका लेखांकन करना ज़रूरी होता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय में दो तरह के व्यवहार होते हैं, एक मौद्रिक व्यवहार और अन्य। तो आपको मालूम है लेखांकन में केवल मौद्रिक लेन देनों का ही लेखांकन किया जाता है और अन्य चीज़ों का नहीं। तो जब साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो अधिकार और कर्तव्य जब परिवर्तित होंगे तो उसमें मौद्रिक हेरफेर भी होता है, जिसके लिए लेखांकन करना आवश्यक है। पिछले क्लास में आपको बता दिया गया था कि साझेदारी के पुनर्गठन के कारण 5 कारणों से साझेदारी का पुनर्गठन होता है और जिसको हम लोग लिखित तौर पर पढ़ने वाले थे, जिसमें साझेदारी के लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन के कारण, नए साझेदार के प्रवेश होने के कारण, पुराने साझेदार के अवकाश हो जाने के कारण, किसी भी साझेदारों की मृत्यु हो जाने पर और 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर। यह सारा का सारा चीज़ आपको पिछले क्लास में विस्तार से बता दिया गया है। और मैंने यह बताया था कि यह 5 चैप्टर जो है हम लोगों को साझेदारी में पढ़ना है, और अगर ये 5 चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो आईकॉम सेकेंड ईयर की आधे से अधिक किताबें जो है वह ख़त्म हो जाएगी। तो इन 5 में से हम जो आज पढ़ने वाले थे उसका नाम है साझेदारी का लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन। अगर साझेदारों के द्वारा समझौते में लिखित लाभ या हानि में के अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसके लेखांकन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, आज हम लोग उसी का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके प्रश्न आज से बनाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अभी आपको 4 बेसिक क्वेश्चंस बता देता हूं ताकि इस चैप्टर के आगे प्रश्न आपको समझना आसान हो जाए। और इन चारों प्रश्नों को मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आज मैं फिर से विस्तार तौर से बता देता हूं और ये चारों प्रश्न को आप अच्छे से रिपीट कर लेना, 3-4 बार बना लेना, ताकि आगे के प्रत्येक सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए अब हम 4 प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझा दें।
तो ये बहुत ही सरल और आसान सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, बस आपको इसके पैटर्न समझ लेने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न जो है आपके सामने में वह है कि ए, बी तथा सी एक फर्म में साझेदार हैं। आप अपने मन में मेरे साथ दोहराइए कि इस फर्म में कितने साझेदार हैं। मन में दोहराइए, कितने साझेदार है एक फर्म में? तो 3 साझेदार है, ए, बी तथा सी, जिनकी पूंजी क्रमशः 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख है। तो जिनकी पूंजी क्रमशः लिखा हुआ है, तो क्रम में पहले कौन है? ए, तो ए का 5 लाख, बी का 3 लाख और सी का 2 लाख है। अब यहाँ तक प्रश्न को फिर से मेरे साथ दोहराइए कि इसमें कितने साझेदार हैं? 3, ए, बी तथा सी, जिनकी पूंजी कितनी है? 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। यद्यपि वर्ष के अंत में फर्म को 1 लाख रुपए का लाभ होता है, और आप जानते हैं कि लाभ की गणना कब की जाती है? वर्ष के अंत में। तो यही लिखा है कि यद्यपि वर्ष के अंत में फर्म को 1 लाख रुपया लाभ होता है, तो लाभों का बंटवारा कीजिए। तो इस प्रश्न में क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि हमें प्रश्न में लाभों का बंटवारा करना है। और आपको मालूम है कि जब भी हम लाभों का बंटवारा करते हैं तो लाभों के बंटवारे के लिए साझेदारों का एक अनुपात दिया रहता है, और उसी अनुपात पर हम लाभों का बंटवारा करते हैं। तो मैं पुनः रिपीट कर दूं कि इसमें कितने साझेदार हैं? 3, ए, बी तथा सी, जिनकी पूंजी क्रमशः 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख है। वर्ष के अंत में फर्म को लाभ कितना हुआ? 1 लाख, और लाभों का बंटवारा करना है, जबकि लाभों का अनुपात कितना दिया हुआ? 5, 3, 2। अब इस पर सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लाभ का अनुपात। यहाँ से होता है स्टार्ट आंसर, और हम लोग लिखेंगे लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात देखिए प्रश्न में कितना दिया हुआ? 5, 3, 2। तो ये 5 किसका है? पहले कौन है? ए, फिर कौन है? बी, कौन है? सी। तो ए का कितना अनुपात हो गया? 5, बी का कितना हो गया? 3, और सी का कितना हो गया? 2। यह अनुपात में है। अब इस अनुपात को हम बदलने वाले भिन्न में। भिन्न का मतलब होता है बट्टा। तो इसको बट्टा में बदले तो 5 बट्टा में बदलने के लिए इस तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो अथवा हम इसे कितना लिख सकते हैं? 5, 3, 8, 2, 10। यानी 10 में से ए कितना लेगा? 5, 10 में से बी कितना लेगा? 3, और 10 में से सी कितना लेगा? 2। अब हम लोग लाभों का बंटवारा करेंगे। तो हमें पता चल गया कि ए का जो हिस्सा है वो 5/10 है, बी का हिस्सा है 3/10 और सी का हिस्सा है 2/10। हम कैसे जाने? तो हम यहाँ पर क्या लिखा है? लाभों का बंटवारा कीजिए, जबकि लाभ हानि का अनुपात 5, 3 और 2 है। जब हम आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखें? लाभ का अनुपात कितना है? 5, 3, 2। किसका है 5, 3, 2? ए, बी तथा सी का। तो ए का 5 हो गया, बी का 3 हो गया और सी का 2 हो गया। यह चीज़ 5:3:2 यह अनुपात में दिया हुआ है। अब इसे हमें क्या चीज़ में बदलना? भिन्न में। भिन्न में बदलने का नियम क्या है कि इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो 5, 3, 8 और 2, 10। तो अथवा हम इसे कैसा लिख सकते हैं? 10 में से ए को मिलेगा 5, 10 में से बी को मिलेगा 3 और 10 में से सी को मिलेगा 2। अब इस अनुपात में लाभों को बांटेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे लाभ में ए का हिस्सा। तो लाभ में ए का हिस्सा, तो लाभ कितना रुपया हुआ है? 1 लाख रुपया। तो यहाँ लिखाएगा 1 लाख। 1 लाख रुपया में ए का मतलब क्या होता है? गुना। ए का हिस्सा कितना है? 5/10। तो इसको कर दीजिए 5/10। इसे काटेंगे तो ए को कितना मिलेगा? 50,000। फिर यहाँ लिखाएगा लाभ में बी का हिस्सा। तो लाभ कितना हुआ है? 1 लाख। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 लाख। और 1 लाख में बी का हिस्सा कितना है? 3/10। का मतलब क्या होता है? गुना। तो 3/10। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 30,000। और अब यहाँ लिखाएगा लाभ में सी का हिस्सा। तो लाभ कितना हुआ है? 1 लाख। और इस 1 लाख रुपए में सी का हिस्सा कितना है? 2/10। तो काटोगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। और ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसको मिलाना है कि सही है कि नहीं। तो टोटल लाभ कितना हुआ? 1 लाख। इसको जोड़िए। ए को मिला 50, बी को मिला 30, 50 और 30 80 और सी को मिला 20। तो 1 लाख रुपया लाभ बट गया। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल हम इसी तरह से बनाने वाले हैं। दूसरा प्रश्न में ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है कि राम, श्याम तथा मोहन
जो कि एक फर्म में साझेदार है। तो यहाँ पर भी कितने साझेदार हो गए? 3। नाम चेंज हो गया, राम, श्याम तथा मोहन, जो कि एक फर्म में साझेदार है और उन्होंने वर्ष के अंत में 1,20,000 रुपया लाभ कमाया। तो अब दोहराइए मेरे साथ, प्रश्न में कितने साझेदार हो गए? 3, राम, श्याम तथा मोहन, और जिन्होंने वर्ष में कितने लाभ कमाए हैं? 1,20,000 का लाभ कमाया है। आपको यह बताना है कि राम, श्याम तथा मोहन को लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी लाभों का हमें क्या करना है? बंटवारा। अब देखा जाए कि यहाँ पर लाभ कितना हुआ है? 1,20,000। साझेदार कौन है? राम, श्याम और मोहन। इस लाभ को बांटना है, लेकिन किस अनुपात में बांटना है इस प्रश्न में लिखा हुआ नहीं। जैसा कि इस प्रश्न में लिखा हुआ था कि लाभों का बंटवारा कीजिए, जबकि लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ? 5, 3, 2। तो हम यहाँ पर लाभ का अनुपात से बांट दिए। लेकिन इस प्रश्न में यह तो लिख रहा है कि राम, श्याम तथा मोहन एक फर्म में साझेदार है, उन्होंने वर्ष के अंत में 1,20,000 रुपया लाभ कमाया। आपको यह बताना है कि राम, श्याम तथा मोहन को लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा, लेकिन कौन से अनुपात में मिलेगा यह लिखा हुआ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये अच्छे तरह से जानते हैं कि जब साझेदारों के बीच लाभों का बंटवारा या हानि का बंटवारा किस अनुपात में होगा यह लिखा हुआ न हो तो लाभों का बंटवारा बराबर बराबर किया जाता है। यह साझेदारी अधिनियम में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। तो उसी अधिनियम के अनुसार हम लोग यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि लाभों का बंटवारा तो हमें करना है, लेकिन किस अनुपात में करना यह लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर लाभों का बंटवारा जो है वो कैसे होगा? तो बराबर बराबर होगा। ये कैसे है? तो यह कानून में लिखा हुआ है, साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखा हुआ, और उसी के अनुसार हम लाभों का बंटवारा करेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लाभ का अनुपात, जो दिया हुआ नहीं है तो हम लाभ का अनुपात क्या मान लेंगे? बराबर बराबर। कितने साझेदार है? राम। कितना साझेदार है? श्याम। और कौन है? मोहन। तो बराबर बराबर मतलब इसको 5 देंगे तो इसको भी 5, इसको भी 5, फिर काटिएगा तो आपस में 1 ही हो जाएगा। इसलिए राम को अगर 1 मिलेगा तो श्याम को भी 1 मिलेगा और मोहन को भी कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाभ का अनुपात दिया हुआ नहीं है, तो लाभों का बंटवारा बराबर बराबर करेंगे। तो बराबर बराबर के अनुसार अगर राम को हम 1 देते हैं तो श्याम को भी 1 देंगे और मोहन को भी कितना देंगे? 1। अब यह क्या चीज़ में दिया हुआ? अनुपात। अब अनुपात से हमें क्या चीज़ में बदलना? भिन्न। तो हम यहाँ लिखेंगे और, मतलब अथवा। इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते? तीनों को जोड़ते। तो 1, 2, 3। तो यहाँ 3 में से राम को कितना मिलेगा? 1। यहाँ 3 में से श्याम को कितना मिलेगा? 1। और यहाँ 3 में से मोहन को कितना मिलेगा? 1। अब तो आगे प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लाभ में राम का हिस्सा, फिर यहाँ लिखेंगे लाभ में श्याम का हिस्सा, और फिर यहाँ लिखेंगे लाभ में मोहन का हिस्सा। तो आप सभी जानते हैं कि भैया लाभ कितना हुआ है? तो लाभ हुआ है 1,20,000। तो 1,20,000 में से राम को भी मिलेगा, 1,20,000 में श्याम को मिलेगा और 1,20,000 में से मोहन को मिलेगा। लेकिन किस अनुपात में? तो सब का अनुपात 1/3 है। तो 1,20,000 का मतलब क्या? तो गुना 1/3, तो इसे मिलेगा 40,000। लाभ में श्याम का हिस्सा, तो श्याम का हिस्सा भी कितना है? 1/3, तो इसे 1,20,000 जब काटिएगा तो इससे भी मिलेगा 40,000, और इसका भी 1/3, तो इसे भी काटिएगा तो 40,000। अब जोड़ के देखिए 40, 40, 80 और 40, 80, 40, 40, 80 और 40, 1,20,000। तो लाभ कितना हुआ? 1,20,000, जिसे साझेदारों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया गया। तो ये प्रश्न दूसरा समझ में आ गया। अब इस वीडियो को आप यहीं पर रोक लेना और इस वीडियो को रोक करके यह